बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नज़ीम, जहाँ पर मैं डकी भाई केस को पूरी तरह से रिपोर्ट कर रही हूँ, हमारी लाइव ट्रांसमिशंस मेरे दूसरे चैनल पे चल रही हैं। यहाँ पर मैं कुछ और एक्सक्लूसिव मालूमात आपको देने के लिए और इस केस का ओवरऑल इस वक्त कहाँ तक ये केस पहुँचा है उस बारे में बताने के लिए हाजिर हुई हूँ। इस वक्त डकी भाई के हवाले से यानी कि सादुर रहमान के हवाले से कुछ बहुत एक्सक्लूसिव खबरें हैं मेरे पास। वो खबरें जो अभी शायद आपको कहीं और से नहीं मिली और ना मिलेंगी। सादुर रहमान को एनसीसीआई वालों ने किस तरह से रखा, सादुर रहमान को अब किस तरह से जेल में रखा जा रहा है, कल की रात यानी कि ये जो अभी रात गुजरी है सादुर रहमान की कैसे गुजरी है, उनकी पहली मुलाकात अपनी फैमिली से कब होने जा रही है, जुम्मे के रोज़ उनकी बेल की समाअत पर क्या होने जा रहा है, ये भी कुछ मालूमात आपको देंगे क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास आई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सादुर रहमान के लिए कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरें हैं। नदीम नानीवाला ने किस तरह से सादुर रहमान को फँसा दिया है और किस तरह से सादुर रहमान ने कुछ लोगों के नाम लिए और उनको फँसा दिया है और रजब भट्ट के हवाले से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में आने वाली है और आप देख रहे हैं कि अभी तक जिस तरह भी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, चीज़ें उसी तरह से हो रही है। इस केस को मैं एक टेस्ट केस के तौर पे ले रही हूँ, इसलिए भी मैं इसको डेली रिपोर्ट कर रही हूँ ताकि हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, हमारे व्लॉगर्स हैं, हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सबको अब ये पता होना चाहिए कि आप सबको एक धारे में आना होगा, आप सबको अपने मामलात के लिए आपको आपको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, आपको अपनी चीज़ों का जवाब देना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए। ये कैमरा अब हाथ में पकड़ लेना और इसको ऑन कर देना जो है, अब इतना आसान नहीं रहेगा। आपके एक-एक कहे हुए बात, आपकी कही हुई बात और आपके एक-एक अमल के ऊपर अब नज़र रखी जाएगी। यहाँ तक कि टिकटॉक पर बैठकर गेम करना और टिकटॉक पर एक-दूसरे को बेट्स लगाना और एक-दूसरे को जो टास्क दिए जाते हैं और इंतहाई शर्मनाक टास्क जो दिए जाते हैं, उन सब की अब बाकायदा एक लिस्ट बन रही है और उन सबको अब पकड़ा जाएगा और उन सब के साथ इससे भी ज़्यादा बुरा सलूक किया जाएगा। यकीन मानिए, आपको अब नज़र आएगा और मैं कहती हूँ एनसीसीआई अगर ये काम कर देगी ना, तो इससे बड़ा कोई काम है ही नहीं इस वक़्त, क्योंकि हमारी जो नस्लें हैं इस वक़्त जिस तरह बुरी तरह से तबाह हो रही है, टिकटॉक के ऊपर जो गंद, जो बेहयाई, जो बेशर्मी, जो गंदगी का ढेर इस वक़्त कर दिया गया है। मुँह खोलते हैं, जो मुँह में आता है वो बोल देते हैं। मेरे पास तो इस वक़्त अल्फ़ाज़, आप यकीन करें, मुझे इतना गुस्सा आता है कि ये क्या बदतमीज़ी है, ये क्या बेहयाई है। कोई तो सिस्टम होना चाहिए था और शुक्र है अब ये सिस्टम अगर आया है, तो इसको अब इफ़ेक्टिवली काम करना होगा। आपको बताना है कि हम वाक़ईतन कुछ कर रहे हैं। अगर आप नारे लगा रहे हैं कि हम इस कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम अपनी नस्लों के लिए और इन बिगड़ते हुए बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अब आप लोगों ने रुकना नहीं है और इन सबको आप सीधा कीजिए और इन सबको सीधा होना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही हद हो गई है। मैं तो परेशान हो रही थी, आप यकीन कीजिए, मैं इससे पहले टिकटॉक पे अपनी वीडियो नहीं लगाती थी। मैंने लोगों को जब देखा कि वो मेरी वीडियोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे मजबूरन टिकटॉक पे आना पड़ा, वरना टिकटॉक का नाम जो है एक ऐसा ही लगने लग गया था कि जैसे कोई एक गाली है। यकीन मानिए, इस कदर गंद, इस कदर बेहयाई और इस कदर वाहियात हरकतें कि जिनका ना सर है, ना पैर है, खामखा की एक बकवास है, चीखम-धाड़ है, गंदे जुमले हैं। मैं कहती हूँ इसको प्लीज़ रोकिए और इसके ऊपर एक बाकायदा सेंसर बोर्ड बैठना चाहिए, जिस तरह के आपके बड़े मीडिया हाउसेज़ के लिए होता है। एनीवे, अब ज़रा आ जाते हैं रकी भाई के लिए। जनाब रकी भाई जो है ना, उनको पिछले जो 22 दिन उनके गुज़रे, वो बड़े तकलीफ़देह गुज़रे जैसा कि मुझे बताया गया है। हाँ, ये दुरुस्त है कि उन्हें कोई मारा-पीटा नहीं गया, लेकिन हाँ, रकी भाई के बाजू के साथ क्या हुआ है वो अभी आपको आगे बताती हूँ। अब जो है रकी भाई जो है उनको एनसीसीआईए के दफ़्तर में, जहाँ पे जिस जगह उनको रखा गया था, बताया ये जा रहा है, हमें जो वकील साहब ने बताया वो ये है कि उन्हें बिल्कुल एक छोटी-सी जगह थी और पहले ही एनसीसीआई का दफ़्तर जो है उन्होंने कहा वहाँ पे एक ही कमरे में कई-कई ऑफ़िसर्स बैठे हुए और अच्छे रैंक्स के ऑफ़िसर, अच्छे ग्रेड्स के ऑफ़िसर्स हैं, वो बैठे हुए हैं और जगह कम है, कोई प्राइवेसी नहीं है, उनको बल्कि दफ़्तर को ज़रा बेहतर दिया जाना चाहिए, ये वकील साहब का कहना था। और ये कह रहे हैं कि जहाँ पर डकी भाई को रखा गया था, वहाँ पर बहुत ही तंग सी जगह है और वहाँ पर ज़मीन पर उनको लिटाया गया था और बहुत सी और मुश्किलात जिनका उन्होंने ज़िक्र किया, जिसको कि वो फ़ेस कर रहे थे उन 22 दिनों में। तो लोग ये कह रहे थे कि उन्होंने क्यों कहा कि पूरी तरह से तफ़्तीश कर लें, मुझे रखें जितना रखना है। तो लोगों ने कहा कि शायद वहाँ पे बहुत अच्छी कोई ख़ातर मदारात हो रही हैं, तो पता लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके साथ वही सलूक है जो किसी भी एक आम कैदी के साथ हो सकता है, तो बिल्कुल उसी तरह से उनको वहाँ पर रखा गया है। और उसके बाद अब उनको वहाँ से जब जुडिशियल किया गया, तो उनके घर वाले बड़े खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि एक ऑप्शन मौजूद थी अब कि उनकी
बेल हो सकती है। तो जुडिशियल होने में उनके लिए ये फ़ायदे थे कि एक तो उनकी मुलाकात अपने घरवालों से एक्सक्लूसिवली कैमरों की गैर मौजूदगी में हो सकती है, दूसरी उनकी बेल की ऑप्शन मौजूद है, तीसरी वो जो एक तफ्तीश की जो एक कहना चाहिए ना छुरी आपके सर पे हर वक़्त लटक रही होती है और हर वक़्त आप जवाबदेह होते हैं, आपको बिठाया जाता है कुर्सी पर और आपको कहा जाता है कि चलिए जी अब जवाब दीजिए। तो वो वाला सीन जो है वो अब ख़त्म हो गया है, तो वो एक उनके लिए सुख का साँस है। और फ्राइडे को बेल के हवाले से कहा ये जा रहा है कि बेल तो उनको मिलती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन क्योंकि अभी बहुत से लोगों के नाम आने हैं, बहुत से लोगों को धारे में लाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनको बेल दे दी जाए, तो बाकी लोग जो है वो बहुत आसान हो जाएँगे, ईज़ी हो जाएँगे कि हम भी जो है इसी तरह से हम मतलब आराम से बेल ले लेंगे। मुदस्सिर हुसैन जो है उसको 4 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पे भी इसीलिए भेज दिया गया कि भाई अभी तुम आ जाओ, पहले वो था, अब तुम हो और सबके साथ यही ट्रीटमेंट होगा। नदीम नानीवाला की एक बड़ी टीम उनके साथ बैठी हुई है, लेकिन नदीम नानीवाला के हालात जो हैं आसान नहीं है। अब नेक्स्ट उनकी सुनने में आ रहा है कि उनकी पेशियाँ होंगी और अब उनको जिस्मानी रिमांड पर एनसीसीआईए के हवाले किया जाएगा और उनके साथ भी बिल्कुल यही सवाल-जवाब होंगे जो हमें हमारे अभी ज़राए बता रहे हैं। उसके अलावा सिस्ट्रोलॉजी के लिए थोड़ी-सी आसानी है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उनके जो मामलात हैं, जो हेल्थ कंडीशन है, फिज़िकल कंडीशंस हैं, उसकी वजह से लेकिन छोड़ा उन्हें भी नहीं जाएगा और उसके अलावा और बहुत से नाम हैं जो इस लिस्ट में है, उन सबको बारी-बारी कटहरे में लाया जाएगा, ना सिर्फ ये बल्कि टिकटॉकर्स को भी। अब सादर रहमान को जेल में जो उनकी जगह है वो किस तरह की है, हमें ये बताया गया है कि नाम तो नहीं ले सकते जेल का, लेकिन ये है कि उन्हें वहाँ पर जहाँ रखा गया है, जिस बैरक में रखा गया है, वहाँ पे और भी मुल्ज़िमान को रखा गया है, उनको कोई अकेले से नहीं रखा जाएगा, कोई प्रोटोकॉल नहीं। जिस तरह बंक बेड्स होते हैं, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरा बिस्तर होता है और उस तरह के मामलात हैं, कुछ उस तरह की जगह पे उनको रखा गया है और कैदियों का उनको लिबास पहनाया गया है और उनको वो फ़िज़िकल टास्क नहीं दिए जाएँगे जो बाकी कैदियों को दिए जाते हैं क्योंकि वो और किस्म के केसेज़ होते हैं जिनमें फिज़िकल पनिशमेंट्स भी होती है, उन्हें सफाइयाँ भी करनी होती हैं और बहुत से काम दिए जाते हैं, तो वो चीज़ें तो उनको नहीं दी जाएँगी, लेकिन आम कैदियों की तरह रखा जाएगा, जेल का ही खाना उनको दिया जाएगा। फ़ोन की कोई सहूलत नहीं, लेकिन हमें मालूम है कि कई दफ़ा कुछ आसानियाँ जो हैं वो पैदा कर दी जाती हैं या हो जाती हैं, तो वो तमाम मामलात जो है वो जैसे भी देखे जाएँगे होंगे, अलबत्ता अपनी फैमिली से हफ़्ते में 1 दिन जो है वो डेज़िग्नेट किया गया है, वो अपनी फैमिली से मिल सकेंगे। ये एक चीज़ जो है उनके लिए पॉज़िटिव हुई। अब एक और चीज़ जो लोग सवाल कर रहे थे क्योंकि आज ये मैं सुबह के वक़्त वीडियो बना रही हूँ, आज का दिन थोड़ा-सा मेरा मसरूफ़ है, शाम को मैं आपके साथ दोबारा इंशाल्लाह हाज़िर होंगी और बताऊँगी कि सिस्ट्रोलॉजी और बाकी लोग जिनको कि आज बुलाया जा रहा है, उनके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आई डोंट नो एग्ज़ैक्टली अभी क्योंकि अभी तक मामलात शुरू नहीं हुए, अभी सुबह का वक़्त है। कोई तकरीबन 8 बजे का वक़्त है और इसके बाद जो मामलात शुरू होंगे तो उस बारे में आपको मैं अपडेट कर दूँगी। अलबत्ता उनको पेश होने के लिए यही वक़्त दिया गया है एनसीसीआईए में। अब जो अगली चीज़ है वो ये है कि डकी भाई जो है उनके बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी जब उनको कल पेश किया गया था अदालत में। तो सवाल हो रहे थे कि क्या हुआ उनके बाजू के साथ? क्या उनका बाजू मरोड़ा गया? क्या उनको मारा गया? क्या तशद्दुद किया गया? मैंने जो पूछा अपने ज़राए से तो मालूम हुआ कि नहीं मारा-पीटा हरगिज़ नहीं गया। कोई ऐसी वजह नहीं है। उनके बाजू को ये बताया जा रहा है कि ग़ालिबन जब वो सोए हैं तो उनके बाजू शायद नीचे आ गया है या बल पड़ गया है, कुछ इस तरह की चीज़ है और उनके बाजू में वो जिस तरह एक सूजन सी हो जाती है या बल पड़ जाता है, उसकी वजह से उनके बाजू को जो है लपेटा गया है। किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ, ये हमें उधर से बताया जा रहा है। वल्लाह आलम लेकिन ये भी चीज़ मुझे कन्फर्म हुई थी कि किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया। हाँ, उनको ये कह देना कि खड़े रहे जब तक आप जवाब नहीं देंगे, जब तक आप मोबाइल का पासवर्ड नहीं देंगे, ये चीज़ें शुरू में हुई थी। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल वैसे ही बिहेव करना शुरू कर दिया था जैसा कि उन्हें कहा जा रहा था। यहाँ तक कि उन्हें मना किया गया कि अब आप मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्होंने शुरू में जब बोला था, कहा था कि मैं उन तमाम लोगों से माफ़ी चाहता हूँ जिन लोगों को मैं रोस्ट करता रहा हूँ। तो लोगों ने इस पर कयास-आराइयाँ शुरू कर दी थी कि शायद जिन लोगों को ये रोस्ट करते रहे वो इतने पावरफुल हैं कि उनकी शिकायत पर अब उनको इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो उसके बाद इनको कहा गया कि आप आइंदा अपना मुँह बंद रखेंगे, आप व्लॉगिंग करते हैं तो अपने चैनल पे करते हैं, ये मामला इतना सादा नहीं है, आप इसको इतना ईज़ी मत लीजिए। जिसके बाद उन्होंने मुकम्मल खामोशी इख्तियार रखी, यहाँ तक कि कल जब वो अदालत में नज़र आए और उनके लिए एक रिलीफ़ था कि उनको जुडिशियल कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद उनके चेहरा चेहरा बिल्कुल सपाट था, कोई आसार नहीं थे किसी चीज़ के भी कोई खुशी ना गमी के आसार, लेकिन लग रहा था कि परेशान है, चाहे वो इसको जितना भी छुपाना चाहें, अलबत्ता उनकी फ़ैमिली जो है काफ़ी मुतमईन नज़र आ रही थी कि चले एक स्टेप आगे गए हैं, मामलात शायद आसानी की तरफ। एनीवे उनका बाजू का यूँ ज़ख्मी होना या उनके बाजू पे बैंडेज का होना लोगों को परेशान कर रहा था, तो उसकी हमें तो
यही तफ़सीलात मालूम हुई है। हो सकता है बाहर आने के बाद डक्की भाई शायद इसकी कोई तफ़सीलात दे, या हो सकता है वो अपने इस पूरे सफ़र पर कोई भी गुफ्तगू ना करे अपने व्लॉगिंग चैनल पर आकर। लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि क्या वो जब वापस आएँगे तो क्या वो मुल्क से बाहर चले जाएँगे? देखिए, जब तक उनकी बेल है मुल्क से बाहर तो वो नहीं जा सकेंगे। हाँ, जब मामलात सारे सॉर्ट आउट हो जाएँगे तो उसके बाद क्या पता वो मुल्क से चले भी जाएँ। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी फैमिली में डिसाइड किया जा रहा है कि शायद वो इन तमाम मामलात के क्लियर होने के बाद मुल्क छोड़कर चले जाएँगे, जैसा कि रजब भट्ट चले गए, जो कि क्लेम तो करते हैं कि मैं मुल्क वापस आऊँगा, लेकिन हालात वाक़यात ऐसा कुछ नहीं दिखाते। बल्कि अब तो लोग ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि शायद बड़े-बड़े व्लॉगर्स जितने भी हैं, वो मुल्क छोड़कर चले जाएँ और बाहर के मुल्क से बैठकर व्लॉगिंग करें, जो कि मैं समझती हूँ कि एक अच्छी बात नहीं होगी। ये हमारे मुल्क का एसेट भी है, इन्हें अच्छे से काम करना चाहिए, मुल्क को कौम के जो जवान हैं उनको अच्छा मैसेज देना चाहिए, बच्चों को अच्छा मैसेज देना चाहिए, सोशल रिफॉर्म्स पे काम करना चाहिए और साथ ही साथ अपनी व्लॉगिंग भी जारी रखनी चाहिए और अपनी ही ज़मीन पर रहकर, अपनी ही धरती पर रहकर अपने सर को फ़ख्र से बुलंद करके और ऐसा काम करते हुए कि जिस पर कि लोग आपकी तारीफ़ करें और आपको एडमायर करें और कहें कि हाँ, अब ये वो काम है कि हमारे सर भी आपने फ़ख्र से बुलंद कर दिए हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।